हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है हमारे की नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में MPSE 004 के सेकंड भाग के क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। खंड सेकंड का 6 क्वेश्चन है, द्रविड़ आंदोलन के उदय में EV रामास्वामी नायकर के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो ये द्रविड़ आंदोलन है। नायकर का जन्म तमिलनाडु में 1889 में हुआ। नायकर को पेरियार या महासंत के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान दक्षिण भारत में जाति प्रथा बड़ी मात्रा में प्रचलित थी। इन जाति प्रथा के खिलाफ नायकर ने अपने अभियान को प्रारंभ किया। नायकर युवावस्था में कांग्रेस के साथ जुड़ गए। नायकर युवावस्था में कांग्रेस के सदस्य बने, यानी कांग्रेस के साथ जुड़े, परंतु कई कांग्रेसी नेताओं के उच्च जाति व्यवहार ने नायकर को बहुत निराश किया। जब इन्होंने देखा कांग्रेस के बहुत से ऐसे उच्च जातीय नेता थे, वो जातिवाद कर रहे थे, यानी अपनी अपनी जाति को महत्वपूर्ण कर रहे थे, तो नायकर इससे निराश हुए और उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा। यहाँ तक कि नायकर को बहुत सी बातों में गांधी जी का नेतृत्व भी पसंद नहीं आया, क्योंकि गांधी जी ने कभी वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, क्योंकि नायकर वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवाद से बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे इनके। फलस्वरूप नायकर ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। गांधी के साथ बहुत सारे आंदोलनों में अपना योगदान दिया और खादी का समर्थन भी किया। ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता का सदैव इन्होंने विरोध किया। ये नायकर जो थे, ये ब्राह्मण का विरोध नहीं करते थे, ये ब्राह्मणवाद को नहीं मानते थे। उनका मानना यह था, ब्राह्मणों में बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो समाज में बहुत ही ज़्यादा बुराइयों को फैला रहे हैं, इसलिए इन्होंने ब्राह्मण की प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं किया। बाद में कांग्रेस का त्याग कर दिया और 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्रविड़ समाज का उत्थान करना था। नायकर ने द्रविड़ आंदोलन शुरू किया और द्रविड़ समाज का उत्थान करने के लिए विभिन्न प्रयास करे। द्रविड़ आंदोलन के उदय में EV रामास्वामी नायकर के योगदान, यानी पेरियर का क्या योगदान था। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत 1960 में मद्रास में जस्टिस पार्टी की स्थापना से हुई मानी जाती है। मद्रास के अंदर एक जस्टिस पार्टी बनी थी 1916 में। उन्होंने द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत करी थी। 1939 में EV रामास्वामी पेरियार इस दल के अध्यक्ष बने और आगे चलकर 1939 में जस्टिस पार्टी के जो अध्यक्ष पद को पेरियार यानी EV रामास्वामी नायकर ने इस पद को संभाला और उन्होंने द्रविड़ लोगों के उत्थान के काम करने शुरू कर दिए। 1944 में उन्होंने इसे द्रविड़ कगजदम नाम देकर चुनाव से अलग कर लिया और सामाजिक आंदोलन का रूप दिया। बाद में पेरियार के सहयोगी CN अन्नादुरै ने इस दल से अलग होकर 17 सितंबर 1949 में द्रविड़ मुन्नेत्र कगजदम यानी DMK की स्थापना करी। तो इस तरह से इस पार्टी का विभाजन हो गया और इसके साथ जो CN अन्नादुरै थे, उन्होंने भी अपना दल अलग बना लिया। द्रविड़ों के उत्थान के लिए उन्होंने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य ब्राह्मण अत्याचार और कपटपूर्ण तरीकों का भंडाफोड़ समाज एकजुट करना था और जो लोग इन समाज से परेशान थे, उन लोगों को एकजुट करना हमारे रामास्वामी नायकर का प्रयास था और इन्होंने ब्राह्मण अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। परंतु नायकर को ब्राह्मण विरोधी और ईश्वर विरोधी कहना अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि उनका मुख्य अभियान हिंदू कट्टरतावाद और रूढ़िवाद के विरुद्ध था। हालांकि एक सामान्य जो अपने धर्म का पालन कर रहा है ब्राह्मण और हिंदू समाज, उनके वो विरोधी नहीं थे, लेकिन जो लोग अपने धर्म के अंदर जो कट्टरवादी जब रूप ले लेते हैं, तो उनका उस रूप का हमारे जो पेरियार थे, यानी जो हमारे रामास्वामी नायर थे, उन्होंने इनका विरोध करा था, जिसमें तर्कवाद और समाज सुधार नहीं था, जो समाज को अंधकार और अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे थे। ऐसे वर्ग का इन्होंने विरोध करा। तो साधारण तौर पर हम कहें कि इन्होंने कोई ब्राह्मण नहीं,
ना ही ईश्वर के विरोधी, बल्कि ऐसे लोग जो अपने ही धर्म या अपने ईश्वर की भक्ति एक कट्टर आंख मीच के करते हैं और जिनकी भक्ति से समाज दूषित होता है, ऐसे लोगों का इन्होंने विरोध करा था। तथा जिसने तमिलनाडु के बुद्ध दृश्य को ही बदल कर रख दिया। नायकर ने औपनिवेशिक ज्ञान की सहायता से जातीय श्रेणियों को स्वीकार किया और राजनीतिक समुदायों में शूद्रों को प्राथमिकता दिलानी चाहिए, और नायकर ने इन शूद्रों पिछड़ी जातियों को समाज में उचित स्थान दिलाने, राजनीति में सक्रिय करने के लिए अब इन्होंने प्राथमिकता दी और इनके संबंधित बहुत सारे प्रयास भी किए। नायकर ने तमिल भाषी हिंदुओं जो ना तो ब्राह्मण थे और ना ही अनुसूचित जाति के थे, मतलब क्या गया, वह हिंदू समाज जिसके अंदर कोई ब्राह्मण भी नहीं था और ना ही एससी एसटी था, को एकजुट करने का प्रयास किया। 1937 में सी राजगोपालाचारी के कांग्रेस मंत्रालय के दिन हिंदी को विश्वविद्यालय में एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू कर दिया गया। जब कांग्रेस के मंत्रालय यानी कांग्रेस की सरकार के दौरान सी राजगोपालाचारी ने जब हिंदी को विश्वविद्यालय में एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया, तो नायर ने इसे तमिल संस्कृति और साहित्य की स्थापना मानते हुए हिंदी का तीव्र विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए, और उनका मानना था कि वो भी तमिल संस्कृति और साहित्य को आगे प्रोत्साहित करें। उन्होंने हिंदी को विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में पढ़ाने की जब बात करी तो इसका इन्होंने घोर विरोध किया और तमिल संस्कृति और साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी बहुत ही इन्होंने समर्थन करा और हिंदी का उन्होंने विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए। इस तरह से हमने ये ईवी रामास्वामी नायकर का योगदान देखा। द्रविड़ आंदोलन के लिए इन्होंने दक्षिण भारत के जो द्रविड़ समाज था उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया और समाज में बहुत सारी बुराइयां, जिन वर्ग के द्वारा समाज में बहुत सारी बुराइयां और अंधविश्वास पैदा रहा है, उन समाज के वर्गों का इन्होंने घोर विरोध किया। अगर साधारण शब्दों में बात करें, रामास्वामी नायकर ने ऐसे वर्ग जो कट्टर शब्द से जो संबोधित होते थे उनका इन्होंने घोर विरोध किया। अब बात करते हैं जातीय व्यवस्था और उनके विनाश पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचार की जांच कीजिए। जातीय व्यवस्था में उनका विनाश और जाति प्रथा कैसे बढ़ी उसके ऊपर अम्बेडकर जी के विचार पढ़ेंगे। चलिए, भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के अछूत महार जाति में हुआ। क्योंकि अम्बेडकर जी जो थे वो पिछड़ी जाति से विलोम रखते थे, यानी इनकी जाति जो थी महार जाति थी। अपने बाल्यावस्था में छुआछूत के कारण उन्हें अनेक प्रकार के अपमान सहने पड़े। जब ये नीची जाति के थे तो उच्च जाति के वर्गों के बच्चे इनके साथ बहुत ही ज़्यादा छुआछूत और अछूतों जैसा व्यवहार करते थे और इन्होंने बहुत सारा अपमान सहना पड़ा। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा उनसे तिरस्कार व्यवहार किया जाता था। जब ये विद्यालय पढ़ने जाते थे तो कक्षा में जो उच्च जाति के बच्चे थे वो इनसे बहुत ज़्यादा तिरस्कार जैसे व्यवहार और इनके छुआछूत जैसे व्यवहार करते थे। उनके संस्कृत सीखने पर पाबंदी थी और इन बढ़ाव के बावजूद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूरी करी। जब भीमराव अम्बेडकर के जो शिक्षा के मार्ग में बहुत सारी कठिनाई आई, इन कठिनाइयों और आपदाओं का सामना करते हुए वो आगे बढ़े और उन्होंने मुंबई में विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन में शिक्षा पूरी की। जाति व्यवस्था पर उनके विनाश पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय राजनीतिक चिंतन में विशेष स्थान प्राप्त है। उन्होंने दलित और समाज के पिछड़े वर्गों को जागरूक करने और उनको आगे बढ़ाने और उनका विकास करने के लिए और ऊंच नीच जैसी बुराइयों को समाप्त करने जैसे कार्य किए और समाज में समानता पर आधारित समाज की स्थापना का समर्थन किया। उन्होंने राजनीति और समाज सुधार दोनों क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। जाति व्यवस्था उसके विनाश पर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने समाज में जाति व्यवस्था का अंत करने के लिए उन्होंने जाति प्रथा का घोर विरोध किया। अम्बेडकर जी का मानना था कि समाज में विभिन्न जाति के लोग जो हैं वो समाज द्वारा बड़े दूषित हैं। ये ईश्वर के द्वारा जाति प्रथा प्रचलित नहीं है, ये समाज ने अपनी सुविधानुसार जाति प्रथा बनाई है और ये जाति प्रथा ब्राह्मणीय व्यवस्था के द्वारा ब्राह्मण वर्गों के द्वारा जाति प्रथा बनाई है और इन जाति प्रथा को उनके कामों के आधार कर्मों के आधार पर बांटा, जो कि नीची ऊंची जाति के रूप में जाना गया। जाति प्रथा का इन्होंने घोर विरोध करा। इनके अनुसार नीची हो बड़ी जाति हो सभी जाति समान है।
इसलिए यहाँ पर इन्होंने जाति व्यवस्था पर प्रहार करा। दूसरा, समाज में प्रचलित छुआछूत का विरोध। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों में समाज में प्रचलित बहुत सारे जो छुआछूत थे जो पिछड़ी जाति के लिए, और जो यहाँ तक कि उन्होंने अपने बाल्यावस्था यानी अपने युवावस्था में जो इन्होंने समस्याओं का सामना करा, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करा और उन्होंने विभिन्न छुआछूत का घोर विरोध करा। अंबेडकर जी ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। इनका मानना यह था कि जो ब्राह्मणवाद है, यानी ब्राह्मणों से इनकी परहेज नहीं थी, बल्कि जब ब्राह्मण जो कट्टर ब्राह्मणवादी थे, जो लोग थे जो अपना आपको ब्राह्मण कहते, जिसमें पाखंडी ब्राह्मण भी थे, जो असामाजिक तत्व, जो पैसा कमाने के लिए समाज को जो अंधकार में डाल रहे थे, ऐसे कुछ ऐसे भी लोग थे जो ब्राह्मण नहीं होते थे, लेकिन वो दूसरी जाति से होकर पैसा कमाने के लिए लालची जो लोग जो ब्राह्मण बनकर जो बेचारे नैतिक ब्राह्मणों को बदनाम करते थे, ऐसे ब्राह्मणवाद का भी इन्होंने विरोध करा। इन्होंने बोला ऐसा समाज, जैसे ब्राह्मण समाज जिन्होंने समाज को अपने आप को ठेकेदार समझ के समाज को चला रहे, ऐसे ब्राह्मणवाद का इन्होंने घोर विरोध किया और इन विरोध के कारण ये जो जाति व्यवस्था थी उनका अंत हुआ। अब बात करते हैं जाति व्यवस्था का उन्मूलन कैसे हुआ। पहले अंतर्राष्ट्रीय जाति विवाह का समर्थन। अंबेडकर जी का मानना था कि अगर समाज में जाति प्रथा या जाति व्यवस्था खत्म करनी है तो हमें सभी जातियों में अंतर जातीय विवाह का समर्थन करना पड़ेगा और सभी जाति के लोगों को अपने बच्चों की शादियां बिना जाति के हमें करनी पड़ेगी। जब जातीय अंतर जातीय जब विवाह होने लगेगा तो सभी जाति के लोग मिश्रित हो जाएंगे, जिससे समाज में जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी। फिर एक वर्ग व्यवस्था और समानता का समर्थन। और समाज में जब सभी जाति के वर्ग आपस में विवाह करने लग जाएंगे, सभी जाति के लोग एक दूसरी जाति के बच्चों का, तो इससे क्या होगा, समाज में केवल एक वर्ग बचेगा। जब बहुत सारी जातियां समाप्त हो जाएगी, समाज में केवल एक ही वर्ग बचेगा, तो समाज में समानता स्थापित हो जाएगी। इसलिए इन्होंने एक वर्ग व्यवस्था और समानता का समर्थन किया। अंबेडकर जी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करते थे और ये कहते कि समाज में जो अल्पसंख्यक लोग हैं ये भी छुआछूत और बहिष्कार की नीति से पिछड़े हैं। इसलिए इन पिछड़े लोगों को, अन्य पिछड़े वर्गों को भी उनके उत्थान के विकास के कार्य करने चाहिए और उनको अधिकारों का, उनके अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करा और उन्होंने आरक्षण व्यवस्था का भी समर्थन किया। इनका मानना था कि समाज के जो पिछड़े लोग हैं, SC ST और इसके अलावा जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको भी आरक्षण देना चाहिए नौकरियों में, शिक्षा में। इसलिए इन्होंने संविधान में इन सभी के आरक्षण की व्यवस्था की। पांचवा, नागरिक और नारी अधिकारों का समर्थन। अंबेडकर जी नागरिक और नारी अधिकारों का भी समर्थन करते थे। इनका मानना था कि समाज में जो नारी जो पिछड़ी हुई है बहुत सारी प्रथाओं से, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह रोग और जो बाल विवाह जैसी जो महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे, इन अत्याचारों को का विरोध करते हुए उन्होंने नागरिक के रूप में महिलाओं को नागरिक अधिकारों का देने का समर्थन किया। इस तरह से अंबेडकर जी ने जातीय व्यवस्था का उन्मूलन अपने विचारों के माध्यम से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है MK गांधी के औद्योगिकरण की आलोचना और स्वदेशी के लिए उनके समर्थन का मूल्यांकन। गांधी जी ने औद्योगिकरण का घोर विरोध करा और स्वदेशी के लिए उनका समर्थन सदैव रहा। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का विरोध करते हुए स्वदेशी चीज़ों को अपनाने का समर्थन किया। महात्मा गांधी आधुनिक औद्योगिकरण के सबसे कटु आलोचक में से एक थे, जिसे वे शोषणकारी, अमानवीय और पर्यावरण के लिए विनाशकारी मानते थे। गांधी जी का मानना था जब औद्योगिकरण स्थापित होगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो समाज में शोषणकारी नीतियों को अपनाएगी, जैसे कि अमानवीय, पर्यावरण को नुकसान, जल प्रदूषण जैसी चीज़ें, जैव विविधता को नष्ट करना जैसी गतिविधियां ये औद्योगिकरण के कारण संभव होगा। इसलिए इन्होंने औद्योगिकरण का घोर विरोध करा। बड़े पैमाने के उद्योगों के प्रति उनका विरोध आत्मनिर्भर गांव, विकेंद्रीय अर्थव्यवस्था और टिकाऊ जीवन के दृष्टिकोण पर आधारित था। तो इन्होंने औद्योगिकरण की जगह पर उन्होंने लघु कुटीर उद्योग का समर्थन करा और उन्होंने आत्मनिर्भर गांव, विकेंद्रीकरण यानी हर चीज़ का अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण और टिकाऊ जीवन का इन्होंने समर्थन करा। इसलिए गांधी जी जो थे स्वदेशी के समर्थन और औद्योगिकरण के वो विरोधी थे। गांधी जी का मानना था कि औद्योगिकरण से आर्थिक असमानता, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, पर्यावरण विनाश और नैतिक पतन होता है। इसके बजाय उन्होंने ग्रामीण उद्योग, हाथों से कटाई और आत्मनिर्भरता पर आधारित विकास के मॉडल की वकालत की। ये निबंध गांधी जी के औद्योगिकरण की आलोचना की आलोचनात्मक जांच करता है, समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर इसके प्रभावों पर प्रकाश डालता है। अब देखते हैं औद्योगिकरण के गांधी जी की क्या आलोचना थी। MK गांधी यानी महात्मा गांधी जी के औद्योगिकरण की आलोचना।
गांधी जी का मानना था कि बड़े पैमाने पर औद्योग धन को कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित कर देते हैं, जिससे गहरी आर्थिक असमानता पैदा होती है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हो जाएगी और पूंजीपति यहाँ पर पैसा लगा के कमाएंगे, तो समाज की सारी पूंजी उनके हाथ में केंद्रित होगी। समाज में अमीर और गरीब यानी दो वर्ग बन जाएंगे। इस तरह से समाज में आर्थिक असमानता पैदा हो जाएगी। सेकंड है, गांधी जी का मानना था औद्योगिकरण से कारखाना मालिकों और पूंजीपतियों को लाभ होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित होने से वो सारा लाभ, जो कंपनी का जो सारा लाभ है वो अपने हाथों में ले लेते हैं, जबकि श्रमिक का शोषण होता है, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है। नेक्स्ट है, मशीनरीकरण मानव श्रम का स्थान ले लेता है, जिससे बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो जाती हैं। गांधी जी को डर था कि यदि मशीनें श्रमिकों की जगह ले लेंगी तो भारत में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और गरीबी से जूझेंगे। इसलिए इन्होंने औद्योगिकरण और बड़ी बड़ी मशीनरी का इन्होंने घोर विरोध किया। गांधी जी का मानना था कि बड़ी बड़ी मशीनें जो लोगों का काम छीनती है, वो जो सारी मशीनें वो सब गलत है। मगर गांधी जी ने ऐसी मशीनों का समर्थन करा जो मानव को काम करने से प्रेरित करती है और मानव का काम तो नहीं छीनती बल्कि उनके काम को आसान बना देती है। ऐसी मशीन का समर्थन करा। तो गांधी जी मशीनों का समर्थन करते थे, मशीनरियों का उन्होंने हमेशा घोर विरोध किया जो लोगों के कामों को छीने। औद्योगिकरण से वनों की कटाई, वायु और जल प्रदूषण तथा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होगा, जो कि गांधी जी ने औद्योगिकरण के कारण बताया। नेक्स्ट है, गांधी जी ने तर्क दिया कि आधुनिक औद्योगिक श्रमिकों को मात्र मशीन बना देते हैं और उनकी गरिमा और आत्मसम्मान को छीन लेते हैं। इसलिए गांधी जी ने औद्योगिकरण की आलोचना करी। अब बात करते हैं एम.के. गांधी की स्वदेशी का समर्थन। गांधी जी ने सबसे पहले स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने का समर्थन करा। इन्होंने बोला कि विदेशी वस्तुओं का हमें परहेज करना चाहिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए और हमें अपनी स्वदेशी वस्तु जैसे खादी और अपने आप लघु कुटीर उद्योग द्वारा जो कारखानों में जो उत्पन्न जो वस्तु उनका सेवन करना चाहिए, यानी देश की बनाई हुई स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए। सेकंड है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये जैसा मैंने आपको बताया कि वो बाहर की वस्तुओं का बहिष्कार करते थे। तीसरा है, लघु कुटीर उद्योग की स्थापना। ये गांधी जी जो थे बड़े बड़े उद्योग की जगह पर छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग आत्मनिर्भर गांवों का समर्थन करते थे। कहते थे कि लघु कुटीर उद्योग है वो लोगों को नौकरियां प्रदान करती है, लोगों की आवश्यकताएं पूरी करती हैं और इससे सभी को आय वितरण करती है। फिर एक खादी का समर्थन और राष्ट्रवाद का समर्थन। गांधी जी कहते हैं जब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाएगी तो वो स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और देश के हित के लिए काम के प्रयास करेंगे। तो इसलिए गांधी जी ने राष्ट्रवाद का समर्थन करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक मानवतावाद के बारे में जवाहरलाल नेहरू की समझ का परीक्षण करते हैं। अब वैज्ञानिक मानवतावाद के ऊपर जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे। स्टूडेंट, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ, 1889 में हुआ। नेहरू जी दार्शनिक और व्यवहारिक दोनों राजनीतिक नेता थे। भारत में नेहरू के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। नेहरू जी भारतीय लोगों पर विश्वास करते थे। उन्होंने भारत को स्वच्छ लोकतांत्रिक देश और आर्थिक रूप से विकसित देश बनाने का प्रयास भी किया। नेहरू एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और वे सांस्कृतिक आधारों पर भारत की आधारभूत एकता के उद्देश्य में विश्वास रखते थे। नेहरू जी ने लोकतंत्र, समाजवाद और वैज्ञानिक मानवतावाद पर अपने विचार प्रकट करे। नेहरू जी का मानना था कि मनुष्य को मानव का विकास केवल वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही हम संभव कर सकते हैं। जब तक हम औद्योगिकरण को बढ़ावा नहीं देंगे, वैज्ञानिक तकनीक और टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे, जब तक मानवतावाद तेजी से नहीं बढ़ेगा। बात करते हैं वैज्ञानिक मानवतावाद पर जवाहरलाल नेहरू के विचार। पहला है, नेहरू जी के अनुसार शिक्षा तर्कसंगत, नैतिक और कुशल नागरिकों को आकार देने की कुंजी है, क्योंकि मनुष्य जो अपने आप को विकसित करेगा वो करेगा शिक्षा तर्कसंगत, नैतिक और कुशल नागरिकों को एक विकसित नागरिक बनाने में अपना योगदान देती है शिक्षा। उन्होंने मानव पूंजी के निर्माण के लिए विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सार्वभौमिक शिक्षा पर जोर दिया और यहाँ पर लोगों को साइंस की जो टेक्नोलॉजी है, सार्वभौमिक शिक्षा है, उसको देने के लिए प्रेरित किया लोगों को। सेकंड है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU की स्थापना का उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके और तकनीक उन्नति के माध्यम से समावेशी विकास हासिल करना था। नेक्स्ट एक, नेहरू जी ने वैज्ञानिक मानवतावाद को आर्थिक विकास से जोड़ा। इनका मानना था वैज्ञानिक मानवतावाद ही देश का आर्थिक विकास है। उन्होंने गरीबी, निरक्षरता, सामाजिक पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और केंद्रीकृत योजना का समर्थन किया। नेक्स्ट है, नेहरू के सबसे स्थायी योगदानों में से एक भारतीय नागरिकों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने की उनकी वकालत थी।
नेहरू जी चाहते थे कि भारत के प्रत्येक नागरिकों की जो सोच है वो एक वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। सभी लोगों को वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए और सभी को ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए जो उनके अस्तित्व और विकास के लिए लाभदायक हो। और नेहरू जी ने ऐसे अंधविश्वास और तर्कहीन विश्वासों का विरोध करा जो भारत की प्रगति में विश्वास ना रखते हों। पांचवा पॉइंट है वैज्ञानिक मानवतावाद। नेहरू के धर्मनिरपेक्षता के विचार के आधार थे। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए धार्मिक मामलों में तटस्थ रहना चाहिए। उनके अनुसार कि धर्म एक निजी मामला होना चाहिए, ना कि वो एक सार्वजनिक होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन को तर्क और कानून द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि धर्म को नहीं। इस तरह से नेहरू जी ने वैज्ञानिक मानवतावाद पर अपने विचार दिए और उन्होंने मानव के देश के प्रत्येक नागरिकों की सोच में वैज्ञानिक पद्धति को यानी वैज्ञानिक सोच को जीवित करने की वकालत की। अब बात करते हैं 10 क्वेश्चन, जो कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में समाजवादी आंदोलन के विकास का पता लगाइए कि जो भारत जब आजाद हुआ था उससे पहले भारत में समाजवादी आंदोलन का विकास कैसे हुआ। जैसा कि भारत में सामाजिक आंदोलन समाजवादियों की विचारधारा के अनुरूप चला। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज में समानता, गरीबी हटाना और सामूहिक भलाई पर जोर दिया जाता है, क्योंकि समाजवादी लोग समाज के अंदर सभी वर्गों के हित और उत्थान के कार्य करते हैं। समाजवाद के अंदर निजीकरण का घोर विरोध किया जाता है, बल्कि सब कुछ सार्वजनिक चीज़ों का समर्थन किया जाता है। समाजवादी जो लोग हैं वो समाज के लोगों के बारे में सोचते हैं। ये अमीर गरीबी के बीच की खाई को कम करना चाहते हैं। भारत में समाजवाद की सोच औपनिवेशिक शोषण और गरीबी के खिलाफ खड़ी हुई, क्योंकि समाजवादी विकास जो विचारधारा थी वो अंग्रेजी शासन, ये जो औपनिवेशिक शोषण था उसके खिलाफ ये विचारधारा का जन्म हुआ और इन शोषणकारी और गरीबी के खिलाफ समाजवाद ने एक मोर्चा खोला। कई युवा नेता स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक बराबरी भी चाहते थे। भारत के समाजवादी नेता मार्क्सवाद, लेनिन और रूसी क्रांति से प्रभावित थे। भारत के जितने भी समाजवादी नेता थे वो मार्क्सवाद की विचारधारा को अपनाते थे और लेनिन और यहाँ तक कि जो यूएसएसआर के अंदर जो रूसी क्रांति हुई थी 1917 की बोल्शेविक क्रांति, उस क्रांति से प्रभावित थे और ये समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने औपनिवेशीकरण जो औपनिवेशिक शासन था उसका घोर विरोध किया और समाज के उत्थान के प्रयास शुरू किए। और इन्हीं विचारों ने भारत में भी समाजवाद की मांग को जन्म दिया। भारत के मुख्य समाजवादी नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता, भगत सिंह क्रांतिकारी समाजवादी आदि नेता थे जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को आगे तक बढ़ाया। अब बात करते हैं समाजवादी आंदोलन जो थे उनके विकास की पहली घटना क्या था और विकास क्या था। महत्वपूर्ण घटनाएं और विकास। 1920 का दशक, भगत सिंह और उनके साथियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA बनाई और वे समाजवाद को आज़ादी का हिस्सा मानते थे। इस तरह से सामाजिक आंदोलन का विकास होना शुरू हुआ। सेकंड है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी CSP का गठन 1934 में हुआ। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया आदि ने CSP यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। ये कांग्रेस के अंदर एक समाजवादी विचारधारा वाली पार्टी थी। इन्होंने भी समाजवादी विचारधारा को आगे लेकर चले। थर्ड है किसानों और मजदूरों के आंदोलन। समाजवादियों ने मजदूरों और किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन किए और ट्रेड यूनियन और किसान सभाएं बनाई और किसानों को एकजुट किया और किसानों के बीच में संगठन और उन्हें उनके शोषण के प्रति अवगत कराया। इस प्रकार समाजवादी आंदोलन का लक्ष्य केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक बराबरी भी थी और पूंजीवाद और जमींदारी प्रथा को खत्म करना भी था। इस तरह से यहाँ पर समाजवादी आंदोलन तेजी से विकास करने लगा। तो हमने ये MPSC 004 के बारे में पढ़ा। ये आपका खंड सेकंड है। इससे पहले हम फर्स्ट की वीडियो डाल चुके हैं, तो दोनों वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए। आपके जून 2024 के जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।